जरा सोचिए हमारे पास ना दो बिल्कुल अलग दुनिया है। हम्म। एक तरफ किसी कांच के बड़े से ऑफिस में बैठा कोई 25 साल का युवा है हाँ। और उसे उसे एक ऐसे ऐप के लिए रातों रात अरबों डॉलर की फंडिंग मिल जाती है जो जो असल में 1 रुपए का भी मुनाफा नहीं कमाता। बिल्कुल। और दूसरी तरफ कर्नाटक के एक छोटे से गांव में एक महिला है जो अपने स्वयं सहायता समूह या जिसे हम सेल्फ हेल्प ग्रुप कहते हैं उसमें 5,000 रुपए बचाने के लिए मतलब वो महीनों तक संघर्ष कर रही है। ये एक बहुत ही शानदार कॉन्ट्रास्ट है। हाँ ना। तो आज के इस डीप डाइव में जहां हम इन अलग अलग सोर्सेस को खंगाल रहे हैं, हमारा मिशन यही समझना है कि असल में भारत के ग्रोथ या विकास को चला कौन रहा है। सही कहा आपने, क्योंकि जब हम डेवलपमेंट या विकास की बात करते हैं ना, तो अक्सर हम सिर्फ बड़ी बड़ी संख्याओं को देखते हैं। लेकिन आज हमारे पास जो पेपर्स और आर्टिकल्स हैं, जिनमें एक तरफ ये हाइपर फंडेड स्टार्टअप्स का इकोसिस्टम है, फिर शेयर बाजार के बहुत ही जटिल एल्गोरिदम्स हैं, हाँ। और दूसरी तरफ नर्मदा बांध जैसे विशाल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स और गांवों की ग्राम पंचायतें शामिल हैं। ये सब दिखाते हैं कि विकास कोई एक सीधी रेखा नहीं है। बिल्कुल नहीं है। ये असल में ऊपर से नीचे आने वाली और नीचे से ऊपर जाने वाली, मतलब एक बहुत ही उलझी हुई प्रक्रिया है। और आज हम इसी उलझन को, इसी जटिलता को डिकोड करने वाले हैं कि असल में ये जो वैल्यू या मूल्य है वो बनता कैसे है। तो चलिए सबसे पहले उस दुनिया से शुरू करते हैं जिसका आजकल मतलब इंस्टाग्राम और हर जगह सबसे ज्यादा शोर है, स्टार्टअप्स और ये हाइपर फंडिंग की दुनिया। हाँ, ये तो सबका पसंदीदा विषय है। बिल्कुल। हमारे सोर्सेज में ना एक बहुत दिलचस्प रेडिट फोरम का जिक्र है। वहाँ कुछ नए जो फर्स्ट टाइम एंटरप्रेन्योर हैं, वो पूछ रहे हैं कि भाई बिजनेस कैसे शुरू करें, और उन्हें क्या जवाब मिल रहे हैं। फास्ट लेन मिलियनेयर जैसी बड़ी बड़ी किताबें सुझा रहे हैं। लेकिन वहाँ जो सबसे प्रामाणिक सलाह उभर कर आती है वो कोई थ्योरी नहीं है। अच्छा। वो बस 4 शब्द हैं, जस्ट बिल्ड, फेल, लर्न, रिपीट। मतलब बस बनाओ, असफल हो, सीखो और फिर दोहराओ। अरे वाह! और सच कहूं तो ये सलाह भारतीय परिप्रेक्ष्य में बहुत ज्यादा सटीक बैठती है। वो कैसे? देखिए, अगर आप हमारे स्रोतों में ऋतु ग्रोवर की किताब आई डिड इट माई वे या फिर रॉनी स्क्रूवाला की किताब को देखें, तो एक बात बिल्कुल साफ हो जाती है। क्या? कि भारत का जो बाजार है ना, वो बहुत मेसी है, मतलब बहुत अव्यवस्थित है। आप सिलिकॉन वैली का कोई साफ सुथरा मॉडल उठाकर सीधा भारत में कॉपी पेस्ट नहीं कर सकते। हाँ, मतलब वो यहाँ चलेगा ही नहीं। बिल्कुल। यहाँ की चुनौतियां एकदम लोकल हैं, और उन्हें किताबों से नहीं बल्कि जमीन पर उतरकर, मतलब हाथ गंदे करके ही सीखा जा सकता है। इसी बात पर मुझे अली बाबा के जैक मा का वो रूल याद आ रहा है जो हमारे नोट्स में दिया गया है। उनका एक बहुत ही मशहूर कोट है, एक हवाई जहाज में ट्रैक्टर का इंजन मत लगाओ। हाँ, ये बहुत ही गहरी बात है। जब मैंने पहली बार इससे पढ़ा ना, तो मैं थोड़ा अटकी। मतलब सुनने में तो बहुत कैची लगता है, हाँ। लेकिन बिजनेस की दुनिया में इसका असल मतलब क्या है? चलिए इसे थोड़ा ऐसे समझते हैं। एक हवाई जहाज को उड़ने के लिए बहुत तेज और हल्के इंजन की जरूरत होती है। सही। हाँ, बिल्कुल। जबकि एक ट्रैक्टर को खेत जोतने के लिए धीमी लेकिन बहुत ज्यादा ताकत यानी टॉर्क की जरूरत होती है। राइट। तो जैक मा का मतलब था कि अगर आपका बिजनेस मॉडल ऐसा है जिसे धीरे धीरे स्थानीय समुदाय के साथ रिश्ते बनाकर खड़ा करना है, जैसे कोई लोकल सप्लाई चेन हो गई, ये बिल्कुल। तो उसमें आप सिलिकॉन वैली की वो हाइपर स्केलिंग वाली, रातों रात बड़ी होने वाली तकनीक या पैसा मत ठूसिए। ओहो, मतलब वो ट्रैक्टर में जेट इंजन लगाने जैसा होगा। हाँ, और फिर क्या होगा? मशीन फट जाएगी। इसके उलट अगर आप कोई ग्लोबल सॉफ्टवेयर बना रहे हैं, तो उसमें पुरानी और धीमी सोच मत रखिए। समझ गई। मतलब हर बिजनेस का अपना एक नेचुरल इंजन होता है। एकदम सही। ये काफी लॉजिकल है। और जैक मा के ही शब्दों में अगर कहें तो सीईओ का मतलब सिर्फ चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर नहीं है। हाँ, उनके लिए इसका मतलब अलग है। उनके लिए ये है कस्टमर, एम्प्लॉई और ओनर। यानी आपकी जिम्मेदारी सिर्फ इन्वेस्टर्स के प्रति नहीं है। बिल्कुल। लेकिन जब मैं कश्यप देवरा की किताब द गोल्डन टैप के नोट्स पढ़ रही थी, तो मुझे लगा कि भारतीय स्टार्टअप्स ने जैक मा की इस बात को बिल्कुल ही मतलब नजरअंदाज कर दिया है। देवरा का एनालिसिस इस मामले में बहुत ही तीखा है। उन्होंने भारतीय स्टार्टअप इकोसिस्टम को 3 लहरों में बांटा है ना, इंटरनेट, ग्लोबलाइजेशन और स्मार्टफोन जी। और वो जो स्मार्टफोन वाली लहर है, उसमें तो जैसे मतलब पैसे की सुनामी आ गई। देखिए, देवरा खुद आईआईटी बॉम्बे के छात्र रहे हैं और एक बहुत सफल एंटरप्रेन्योर भी हैं, तो उनका जो नजरिया है वो एकदम अंदर का है।
वो बताते हैं कि कैसे ग्लोबल इन्वेस्टर्स ने द गोल्डन टैप यानी वो सोने का नल एकदम से खोल दिया, बिना ये देखे कि कंपनी मुनाफा कमा रही है या नहीं। बिल्कुल, उन्होंने बिना प्रॉफिटेबिलिटी देखे सिर्फ ग्रोथ और मार्केट शेयर के लिए पानी की तरह पैसा बहाया। बाप रे। और देवरा ने एक बहुत ही अजीब ट्रेंड का जिक्र किया है अपनी किताब में। कौन सा ट्रेंड? कि कैसे टाइगर ग्लोबल के ली फिक्सल जैसे इन्वेस्टर्स उन फाउंडर्स को आंख बंद करके पैसा देते थे जिनकी जेई यानी जॉइंट एंट्रेंस एग्जाम की रैंक सिंगल या डबल डिजिट में होती थी। एक मिनट रुकिए, ये तो बहुत ही अजीब बात है ना? मतलब अगर आप फिजिक्स और मैथ्स के एग्जाम में टॉप 100 में हैं, तो क्या इसका मतलब ये है कि आप एक बेहतरीन कंपनी चला सकते हैं या लोगों को मैनेज कर सकते हैं? लॉजिकली तो नहीं। वही तो, क्या आप कस्टमर की नब्ज पकड़ सकते हैं सिर्फ इसलिए क्योंकि आपकी मैथ्स अच्छी है? असल में ये इन्वेस्टर्स के लिए एक शॉर्टकट था। शॉर्टकट? कैसा शॉर्टकट? देखिए, जब आपके पास मार्केट का डेटा कम होता है और आपको तेजी से करोड़ों डॉलर लगाने होते हैं ना, तो आप सिग्नल्स खोजते हैं। अच्छा, तो उनके लिए टॉप जेई रैंक एक सिग्नल था? हाँ, एक सिग्नल के ये लड़का स्मार्ट है, ये कुछ ना कुछ तो कर ही लेगा। लेकिन इस अप्रोच ने तो एक बहुत बड़ी समस्या पैदा कर दी होगी। बिल्कुल की। इसने पैदा की आर्टिफिशियल वैल्यूएशंस। मतलब कागजों पर तो इन कंपनियों की कीमत अरबों डॉलर हो गई, लेकिन असल में ग्राउंड पर वो कोई पैसा नहीं कमा रही थी। तो अगर मैं इसे हमारे सुनने वालों की रोजमर्रा की जिंदगी से जोड़ूं, मतलब जब हमें किसी फूड डिलीवरी ऐप पर अचानक से 50% का भारी डिस्काउंट मिलता है, हाँ। तो क्या हम किसी शानदार बिजनेस मॉडल का फायदा उठा रहे हैं? बिल्कुल नहीं। या फिर हम सिर्फ इन्वेस्टर्स के पैसों की होली जलते हुए देख रहे हैं, जहां वो किसी कसीनो की तरह दाव लगा रहे हैं कि कौन सी कंपनी आखिर तक बचेगी। आपने एकदम सही शब्द पकड़ा, कसीनो। बहुत हद तक ये एक कसीनो गेम ही बन गया था। इसे बिजनेस की भाषा में कैपिटल डंपिंग कहते हैं। कैपिटल डंपिंग? हाँ, मतलब आप इतना पैसा बाजार में झोंक दो कि आपके सारे प्रतिद्वंदी जो छोटे प्लेयर्स हैं वो अपने आप खत्म हो जाएं। तो इसमें असली वैल्यू या मूल्य तो बन ही नहीं रहा है। बिल्कुल नहीं बन रहा। ये सिर्फ पैसे के दम पर मार्केट शेयर खरीदा जा रहा था। लेकिन एक बात बताइए, ये सारा पैसा, ये करोड़ों अरबों डॉलर, ये आते कहाँ से हैं? आसमान से तो नहीं टपकते। वही ना, ये कोई जादू तो है नहीं, ये सब शेयर बाजार के, वित्तीय बाजारों के रास्ते से होकर ही आता है। बिल्कुल। और हमारे सोर्सेस दिखाते हैं कि पिछले कुछ दशकों में इस बाजार की जो मशीनरी है वो पूरी तरह से म्यूटेट हो चुकी है, मतलब एकदम बदल गई है। हाँ, और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज यानी टेनेसी का जो इतिहास हमारे पास सोर्सेज में है, वो इसका सबसे बड़ा, सबसे परफेक्ट उदाहरण है। 1994 से पहले का वक्त। हाँ, 1994 से पहले मुंबई में शेयर बाजार की ट्रेडिंग कैसे होती थी पता है? एक बरगद के पेड़ के नीचे या फिर एक ट्रेडिंग रिंग में, जहां लोग वो चिल्ला चिल्ला कर भाव तय करते थे। बिल्कुल, कागजों का पूरा अंबार लगा रहता था। अगर आपने आज शेयर खरीदे हैं ना, तो आपके खाते में वो आने में हफ्तों लग जाते थे। और पारदर्शिता तो शायद बिल्कुल नहीं रही होगी। ना के बराबर। फिर 1994 आया और इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग की शुरुआत हुई और सब कुछ बदल गया। हमारे सोर्सेज में ना इसके लिए एक बहुत ही भारी भरकम शब्द का इस्तेमाल हुआ है। कौन सा शब्द? साइबॉर्ग फाइनेंस। ओहो। हाँ, सुनने में ये किसी मतलब हॉलीवुड की साई-फाई फिल्म जैसा लगता है। इंसान और मशीनें मिलकर वित्तीय दुनिया चला रहे हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। लेकिन असल में ट्रेडिंग फ्लोर पर ये दिखता कैसा है? हमारे नोट्स में एल्गो ट्रेडिंग, डायरेक्ट मार्केट एक्सेस, कोलोकेशन जैसे कई शब्द हैं। ये सब क्या है? चलिए इसे बहुत ही आसान भाषा में डिकोड करते हैं। हाँ, प्लीज। साइबॉर्ग फाइनेंस का सीधा सा मतलब है कि अब इंसान सिर्फ फैसले ले रहा है, लेकिन उन फैसलों को लागू करने का काम कंप्यूटर के एल्गोरिदम कर रहे हैं। मतलब मशीनें ट्रेड कर रही हैं? हाँ, और वो भी पलक झपकने से करोड़ों गुना तेजी से। आपने अभी कोलोकेशन का जिक्र किया ना? हाँ, कोलोकेशन, ये क्या होता है? देखिए, जब आप या मैं अपने मोबाइल से कोई शेयर खरीदते हैं, तो वो डेटा हमारे फोन से इंटरनेट के जरिए एक्सचेंज के सर्वर तक जाता है। इसमें कुछ मिलीसेकंड का समय लगता है। अब सोचिए, एक बहुत बड़ा इन्वेस्टर है जिसके पास करोड़ों रुपए हैं। ठीक है। वो एक्सचेंज को भारी पैसे देकर अपना खुद का सर्वर बिल्कुल उसी बिल्डिंग में रखवा देता है जहां एक्सचेंज का मेन सर्वर है, एकदम उसके बगल में। अच्छा, तो इसे कोलोकेशन कहते हैं। जी। मैं इसे एक एनालॉजी से समझने की कोशिश करती हूँ। जी। मान लीजिए
कि एक क्रिकेट मैच चल रहा है। हाँ। हम सब टीवी पर लाइव मैच देख रहे हैं, लेकिन हमें पता है कि टीवी का ब्रॉडकास्ट असल मैच से कुछ सेकंड पीछे चलता है। बिल्कुल एक डिले होता है। अब किसी अमीर आदमी ने स्टेडियम के बिल्कुल बगल वाला घर खरीद लिया है। ओके। जब स्टेडियम में छक्का पड़ता है तो उसे दर्शकों के चिल्लाने की आवाज टीवी ब्रॉडकास्ट से 1 सेकंड पहले ही सुनाई दे जाती है। क्योंकि वो पास है। और उस 1 सेकंड के फायदे का इस्तेमाल करके वो किसी सट्टेबाजी वाले ऐप पर दाव लगा देता है। क्या कोलोकेशन कुछ ऐसा ही है? अरे वाह, ये एकदम सटीक एनालॉजी दी आपने। बस शेयर बाजार में ये फर्क सेकंड्स का नहीं बल्कि माइक्रो सेकंड्स का होता है। बाप रे, माइक्रो सेकंड्स। हाँ। ये सचमुच फाइबर ऑप्टिक केबल्स और प्रकाश की गति यानी स्पीड ऑफ लाइट की लड़ाई है। जिसका सर्वर एक्सचेंज के सर्वर के जितने करीब होगा उसका डेटा उतनी ही जल्दी पहुंचेगा और वो बाजार के भाव बदलने से 1 माइक्रोसेकंड पहले ही करोड़ों का ट्रेड मार लेगा। तो ये तो एक बहुत बड़ा विरोधाभास हो गया, मतलब एक कॉन्ट्रडिक्शन है। कैसे? एक तरफ हम कहते हैं कि स्मार्टफोन और तकनीक ने शेयर बाजार को डेमोक्रेटाइज कर दिया है, मतलब अब कोई भी, हर आम इंसान गांव में बैठकर ट्रेड कर सकता है। हाँ, ये नैरेटिव तो है। लेकिन दूसरी तरफ इसी तकनीक ने मिली सेकेंड्स के फायदे के आधार पर एक नया एलीट वर्ग बना दिया है, एक नया वीआईपी क्लब जो हमेशा हमसे एक कदम आगे ही रहेगा। बिल्कुल, और यही तकनीक का असली चेहरा है। उसने पहुंच यानी एक्सेस तो सबको दे दी है, लेकिन जो सबसे बड़ा मुनाफा है ना, वो अभी भी उन मशीनों और बड़े ब्रोकर्स के पास जा रहा है जो इस कोलोकेशन और हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेडिंग का भारी खर्चा उठा सकते हैं। ये सच में दिमाग चकरा देने वाली बात है। डिजिटल तकनीक और पैसे की गति मतलब प्रकाश की तरह तेज है एकदम। लेकिन जब हम अपने सोर्सेस के अगले हिस्से की तरफ बढ़ते हैं तो ये गति अचानक से बहुत धीमी हो जाती है। हाँ, क्योंकि अब हम फिजिकल दुनिया में आ गए हैं। बिल्कुल, क्योंकि अब हम बात कर रहे हैं फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर की, कंक्रीट की और सबसे जरूरी मानवीय कीमत की। हमारे सोर्सेज हमें सीधे नर्मदा घाटी विकास परियोजना और सरदार सरोवर बांध के बहुत ही जटिल इतिहास की ओर ले जाते हैं। देखिए, डिजिटल दुनिया में क्या होता है, आप एक कोड लिखते हैं और रातों रात बदलाव आ जाता है। हाँ, बस एक क्लिक से। लेकिन नर्मदा बांध जैसा प्रोजेक्ट जो 1901 में मतलब अंग्रेजों के दिमाग में आया था और जिसकी नींव 1961 में रखी गई, उसे बनने में दशकों लग गए। दशकों। और ये कोई छोटा प्रोजेक्ट भी तो नहीं था। बिल्कुल नहीं। नर्मदा और उसकी सहायक नदियों पर 30 बड़े बांध, 135 मध्यम बांध और 3000 छोटे बांध बनाने की पूरी योजना थी। ओहो, 3000 छोटे बांध। हाँ, और इसका उद्देश्य बहुत साफ था। लाखों हेक्टेयर जमीन की सिंचाई करना, हजारों मेगावाट बिजली पैदा करना और बाढ़ नियंत्रण। लेकिन कंक्रीट खड़ा करना शायद सबसे आसान काम है। मुश्किल काम यह है कि उन लोगों का क्या किया जाए जो उस कंक्रीट के नीचे आ रहे हैं। असली चुनौती तो वही थी। हमारे सोर्सेज बताते हैं कि जैसे जैसे बांध की ऊंचाई बढ़ाने की बात हुई, मतलब करीब 138 मीटर तक, तो पीछे जो पानी का भराव क्षेत्र या डूब क्षेत्र था, उसमें 245 गांवों के लगभग 2.5 लाख लोग प्रभावित हो रहे थे। 2.5 लाख लोग, ये कोई छोटी संख्या नहीं है। बिल्कुल। और यहाँ कोई कंप्यूटर का एल्गोरिदम काम नहीं करता। इन विवादों को सुलझाने के लिए ना हमारे सोर्सेज एक पैराफेडरल व्यवस्था की बात करते हैं। हाँ, पैराफेडरल? ये क्या थी और ये जमीन पर काम कैसे कर रही थी? देखिए, पैराफेडरल व्यवस्था का मतलब है कि जब हमारे आम राजनीतिक और प्रशासनिक ढांचे ऐसे बड़े विवादों को नहीं सुलझा पाते ना, जैसे राज्यों के बीच का विवाद, इसी के तहत नर्मदा कंट्रोल अथॉरिटी यानी NCA बनाई गई। राज्यों में रिटायर्ड जजों के नेतृत्व में ग्रीवेंस रिड्रेसर अथॉरिटीज यानी GRA बनाई गई। तो इनका काम क्या था? इनका काम था कि ये रोजमर्रा की राजनीति से ऊपर उठकर फैसले लें और जो विस्थापित लोग हैं उनकी शिकायतें सुने और सुलझाएं। उस सोर्सेस के हिसाब से ये शिकायतें बहुत ज्यादा गंभीर थीं। बिल्कुल गंभीर थी। नोट्स में जिक्र है कि विश्व बैंक ने, जिसने शुरुआत में $450 मिलियन का लोन मंजूर किया था इस प्रोजेक्ट के लिए, हाँ, उसने मोर्स कमीशन की रिपोर्ट के बाद अपने हाथ खींच लिए थे। ये एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट था। उस रिपोर्ट में साफ कहा गया था कि पर्यावरण सुरक्षा और लोगों की पुनर्वास में बहुत बड़ी कमियां हैं। और इसके बाद सुप्रीम कोर्ट को दखल देना पड़ा और वहां से एक बहुत ही महत्वपूर्ण कानूनी सिद्धांत सामने आया। जी, परी पासु। हाँ, परी पासु। इसे थोड़ा डिकोड करते हैं। ये क्या है?
परिपासु असल में एक लैटिन शब्द है जिसका मतलब होता है साथ साथ या समान गति से। अच्छा। तो सुप्रीम कोर्ट का आदेश था कि बांध का निर्माण और विस्थापित लोगों का पुनर्वास, ये दोनों काम बिल्कुल साथ साथ चलने चाहिए। मतलब आप एक काम को दूसरे के लिए रोक नहीं सकते। बिल्कुल ऐसा नहीं हो सकता कि आप बांध बनाकर पानी भर दें, लोग डूब जाएं और आप कहें कि अरे हम बाद में आपको जमीन दे देंगे। अगर बांध 1 मीटर ऊपर उठ रहा है तो उसके अनुपात में लोगों को नई जमीन और सुविधाएं उसी वक्त तुरंत मिल जानी चाहिए। सिद्धांत के तौर पर देखें तो ये बहुत ही न्याय संगत लगता है। एकदम फेयर। हाँ, सुनने में तो अच्छा लगता। ये कि जब कागज की नीतियां जमीन पर उतरती है ना, तो हकीकत बहुत अलग होती है। सोर्सेज में साफ लिखा है कि हजारों परिवारों को, खासकर आदिवासी समुदायों को, डूब क्षेत्र में आने से पहले वैकल्पिक जमीन दी जानी चाहिए थी। लेकिन भ्रष्टाचार, लाल फीताशाही और प्रशासन की सुस्ती के कारण ऐसा हो नहीं पाया। देखिए, एक पूरा का पूरा गांव उठाकर दूसरी जगह बसाना, उन्हें खेती के लायक नई जमीन देना, ये कोई कंप्यूटर का फाइल ट्रांसफर थोड़ी है जो तुरंत हो जाएगा। बिल्कुल नहीं, इसमें इंसानों की जिंदगी जुड़ी है। और यहीं पर हमारी चर्चा का वो सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है, मैक्रो डेवलपमेंट बनाम ह्यूमन कॉस्ट। हाँ। एक तरफ देश को बिजली चाहिए, जो सूखाग्रस्त इलाके हैं वहां पानी चाहिए, ये पूरी अर्थव्यवस्था के लिए जरूरी है। लेकिन दूसरी तरफ जो परिवार अपनी पीढ़ियों पुरानी जमीन छोड़कर जा रहे हैं, क्या उनके लिए विकास है? ये एक ऐसी जटिल बहस है जिसमें दोनों ही पक्षों के अपने अपने बहुत मजबूत तर्क हैं। बिल्कुल। और इन पैराफेडरल संस्थाओं ने कोशिश जरूर की, लेकिन इतने बड़े मानवीय विस्थापन को पूरी तरह से बिना किसी दर्द के संभाल पाना वो लगभग असंभव साबित हुआ। तो एक तरफ हमारे पास अरबों डॉलर के स्टार्टअप्स हैं और दूसरी तरफ अरबों रुपए के ये विशाल बांध। हाँ। लेकिन इन सब से बहुत दूर जब हम समाज के सबसे निचली सीढ़ी पर जाते हैं, मतलब एकदम ग्रास रूट्स लेवल पर, तो वहां विकास का एक अलग ही रूप देखने को मिलता है। और वो रूप शायद सबसे ज्यादा जरूरी है। बिल्कुल। हमारे सोर्सेज का आखिरी हिस्सा हमें कर्नाटक की ग्राम पंचायत और वहां के स्वयं सहायता समूहों की जमीनी हकीकत की तरफ ले जाता है। और सच कहूं तो यहीं पर असली और टिकाऊ बदलाव हो रहा है। CMDR यानी सेंटर फॉर मल्टीडिसिप्लिनरी डेवलपमेंट रिसर्च, उनके एक रिसर्च पेपर से हमें कर्नाटक के हुबली तालुक का बहुत ही सटीक डेटा मिलता है। क्या कहता है वो डेटा? ये पेपर दिखाता है कि कैसे स्वयं सहायता समूहों और बैंक लिंकेज कार्यक्रम ने ग्रामीण महिलाओं को बदला है, खासकर अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति यानी SC/ST की महिलाओं को। अच्छा। इन समूहों की जो औसत बचत है वो लगभग 12,000 रुपए तक पहुंच गई है, और कई महिलाएं व्यक्तिगत तौर पर अपने लिए 5,000 रुपए तक बचा रही हैं। 5,000 रुपए? हाँ। मतलब अगर हम अभी तक जो बातें कर रहे थे, सिलिकॉन वैली के करोड़ों डॉलर या शेयर बाजार के वो माइक्रो सेकंड्स वाले मुनाफे, उसके सामने तो 5,000 रुपए मतलब कुछ भी नहीं लगते। नंबर के हिसाब से तो बहुत छोटे हैं। लेकिन जब मैं इन सोर्सेज को पढ़ती हूँ ना, तो मुझे लगता है कि इन महिलाओं के लिए वो 5,000 रुपए किसी यूनिकॉर्न स्टार्टअप की उस करोड़ों की वैल्यूएशन से ज्यादा बड़े हैं। और ज्यादा रियल है। हाँ, ज्यादा रियल है, क्योंकि वो पैसा उनकी मेडिकल इमरजेंसी में काम आता है, बच्चों की फीस भरता है, और सबसे बड़ी बात, वो पैसा उन्हें घर में एक सम्मान देता है। आपने बिल्कुल सही नब्ज पकड़ी है। असल में वित्तीय सुरक्षा या फाइनेंशियल सिक्योरिटी, इसी को कहते हैं। लेकिन इस रिसर्च पेपर में एक और बहुत दिलचस्प पहलू है। वो क्या? राजनीतिक सशक्तिकरण। कर्नाटक की ग्राम पंचायतों में SC/ST महिलाओं को 50% राजनीतिक आरक्षण मिला है। ये अपने आप में बहुत बड़ा कदम है। कदम तो बड़ा है, लेकिन क्या ये सच में उतना ही अच्छा है जितना कागज पर दिखता है? आप ऐसा क्यों पूछ रही हैं? क्योंकि सोर्सेस में एक काफी कड़वी सच्चाई भी सामने आई है। 50% आरक्षण तो दे दिया गया, लेकिन कई मामलों में आज भी महिला सरपंच सिर्फ नाम की होती हैं। ओहो, वो सरपंच पति वाला मामला। बिल्कुल। असली फैसले उनके पति लेते हैं, जिन्हें सरपंच पति कहा जाता है। और एक आंकड़ा तो मुझे बहुत चुभा। कौन सा आंकड़ा? CMDR ने जो स्पेशल ट्रेनिंग प्रोग्राम्स चलाए, उसमें महिलाओं और पुरुषों की भागीदारी का अनुपात 6.8 था। मतलब पुरुष ज्यादा थे? हाँ, मतलब